दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 17 से लेके आपका 23 तक। ठीक है, तो अभी बात कर रहा है कि आपका सेक्शन 17 कह रहा है कि राइट टू रिसाइड इन अ शेयर हाउस होल्ड, यानी कि शेयर हाउस होल्ड में रहने का। अब किसका रहने का अधिकार, यहाँ पर एग्रीव पर्सन की बात करी गई है कि एग्रीव पर्सन जो है, चाहे एक वुमेन होनी चाहिए, चाहे वो बेटी हो, ठीक है, डॉटर हो, या आपका वाइफ हो, या मदर इन लॉ हो, या मतलब कोई भी हो, एक एग्री पर्सन एक आपकी फीमेल होनी चाहिए और उनके बीच में एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए, जो हमने पहले डिस्कस करा है। ठीक है, तो वो रह सकती है आपका कहाँ पर, शेयर हाउस होल्ड में। ठीक है, अब एक बार पढ़ते क्या, nothing is standing and anything contained in any law for the time being in force. Every woman in a domestic relationship shall have right to reside in a share household. यहाँ पर एक वर्ड पे ध्यान दीजिए कि शेयर हाउस होल्ड ही होना चाहिए। whether or not she has any right on title of beneficiary interest of right. अब इसे ऐसे समझिए, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ केस करा, ठीक है, और वो उसका पति उसे डिस्पोजेस करने वाला, निकालने वाला है उस घर से। अब क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी थी, जहाँ ये रहते थे दोनों, ठीक है, ये हस्बैंड की मदर इन लॉ के अगेंस्ट में, ठीक है। अब इसने मदर इन लॉ के खिलाफ केस नहीं करा हस्बैंड के खिलाफ ही है। मदर इन लॉ यानी कि इसकी मदर इन लॉ के अगेंस्ट में, यानी कि इसकी माँ के नाम पे है, ये रहती इधर ही थी। क्या ये, और इसमें देखिए, मदर की प्रॉपर्टी में बेटे का तो हिस्सा बन सकता है, पर बहू का हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक है, जब तक उसका पति जिंदा है। जिस दिन पति मर गया उस दिन वाइफ का बनता है। ठीक है, वो भी अब उसे बहुत फैमिली लॉ में पार्ट है कि डिस्कस करने वाली। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मदर है, ये हस्बैंड है, ये इसकी मदर है, प्रॉपर्टी इसके नाम है, क्या ये शेयर हाउस होल्ड रह सकती है? कह सकती है जज साहब से कि जज साहब मुझे इस घर में रहना चाहिए, और जज साहब के पास पावर है कि वो इस लेडी को इस घर में रखे? तो आंसर इज यस, इसमें रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, वेदर शी हैज राइट एनी राइट और टाइटल। या तो देखिए ये ना इसका कोई राइट है इस घर में रहने का, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी तो इसकी मदर इन लॉ की है, हस्बैंड की भी नहीं है। हस्बैंड का भी होता तो एक बार को राइट बनता। और टाइटल भी नहीं है, यानी कि इसके पास टाइटल भी नहीं, ऑनरशिप का टाइटल नहीं। ऑनरशिप का टाइटल तो मदर इन लॉ के पास है, मालिकाना हक तो मदर के पास है इसकी, हस्बैंड की। ठीक है, और बेनिफिशियरी इंटरेस्ट, इसका कोई बेनिफिशियरी इंटरेस्ट भी नहीं है। बेनिफिशियरी इंटरेस्ट होता है जैसे कि आपका जैसे हस्बैंड के जो बच्चे हैं, इन दोनों के जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों का ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि इसका राइट है या नहीं है, पर इन दोनों के बीच में शेयर हाउस होल्ड होना चाहिए। शेयर हाउस होल्ड हमने पढ़ा था ना, शेयर हाउस होल्ड में हमने पढ़ा था कि 2S में पढ़ा था कि दोनों एक साथ रहे हो, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कहीं दोनों साथ में रहे हो, पर दोनों ये वाइफ और हस्बैंड दोनों इस घर में रहे हो मदर इन लॉ के, तो ही ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लग सकते। क्योंकि आपका सिंपल से अगर मैं एक लैंग्वेज में बात करूं, अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ केस करती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर रहने दिया जाए इस प्रॉपर्टी में, और ये प्रॉपर्टी जो वो हस्बैंड की मदर, ठीक है, हस्बैंड की मदर, फादर या इसके किसी रिलेटिव के नाम निकलती है, और ये दोनों रहे हो, ठीक है, ये दोनों रहे हो, शेयर हाउस होल्ड हो, यहाँ पर कभी रहे हो, ठीक है, चाहे अभी निकाल दियो वाइफ को, कोई दिक्कत नहीं है एक बार को, पर ये दोनों कभी रहे हो इस घर में, तो ये क्लेम कर सकती है, चाहे प्रॉपर्टी इसकी हो या ना हो। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके दो केसेस की बात करते हैं। एक आया था एस आर बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा। ठीक है, इसमें बोला था कि आपका जो राइट टू रिसाइड इन शेयर हाउस होल्ड का जो राइट है, ये एक वाइफ अपने सिर्फ हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। ठीक है, इसमें ये बोला था, बट इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया था आपका सतीश आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा में। ठीक है, स्नेहा आहूजा में क्या हुआ था कि ये बोला था कि जो एक वाइफ है वो अपने पति के से भी क्लेम कर सकती है शेयर हाउस होल्ड का, ठीक है, अपने पति के हस्बैंड के रिलेटिव से भी कर सकती है और इसके पेरेंट्स से भी कर सकती है। बट कंडीशन क्या है, अगर आप एक कॉमन सेंस लगाए तभी तो करेगी कि जब यहाँ पर शेयर हाउस होल्ड हो। जब तक शेयर हाउस होल्ड की डेफिनेशन क्या आती है कि दोनों साथ रहे हो, एग्री पर्सन और रिस्पॉन्डेंट कभी साथ में रहे हो, तभी तो क्लेम करेगी। जब तक ये साथ रहे ही नहीं तब तक कैसे ले लेगी? जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये वाइफ थी, वाइफ ने हस्बैंड पे केस कर दिया, ये प्रॉपर्टी थी। अब ये प्रॉपर्टी पे कहते हैं कि वाइफ कहती है मेरे को प्रॉपर्टी पे राइट टू रिजाइड रहने का अधिकार मिले। हस्बैंड कहता है ये प्रॉपर्टी तो मेरी मदर के नाम है, मैं कैसे रहने दूँ? तो वो जज कहेगी, मैजिस्ट्रेट कहेगी ऐसा सुन, सतीश आहूजा वाले केस में आ जा। स्नेहा आहूजा वाले केस में कहा था कि हस्बैंड के नाम पे भी प्रॉपर्टी हो, या आपका उस हस्बैंड की मदर के या फिर पेरेंट्स के नाम पे भी प्रॉपर्टी हो, तो भी रह सकती है, दोनों पर साथ में रहे। और यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ रहते। बट अब वाइफ क्या करती है, हस्बैंड की जो मदर के नाम प्रॉपर्टी है, या हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी है, या हस्बैंड के पेरेंट्स रिलेटिव के नाम पे अनदर प्रॉपर्टीज है, जहाँ ये कभी रही नहीं, जहाँ वाइफ कभी रही नहीं, या इस पे भी राइट टू रेजिडेंस का ऑर्डर ले सकती, रिसाइडिंग का ऑर्डर ले सकती है 17 का? आंसर इज नो, यहाँ नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ शेयर हाउस होल्ड नहीं था, यहाँ कभी वाइफ हस्बैंड वाइफ रहे नहीं, कहीं इस प्रॉपर्टी में कभी वो रहे ही नहीं, तो वो कैसे ले लेगी?
क्योंकि यहाँ पर शेयर हाउस होल्ड वाली टर्म्स फुलफिल ही नहीं हो रही। जब जहां पर आपका शेयर हाउस होल्ड वाली टर्म आपकी टर्म पूरी होगी तभी आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इसमें ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चाहे एक एक में समझे पर ध्यान से समझे। तो यहाँ पर हमने एक चीज समझी कि अगर वाइफ है वो अपने रिस्पोंडेंट के साथ, आपका रिस्पोंडेंट के साथ, यानी कि आप ऐसे समझिए जो पिटिशनर है रिस्पोंडेंट, दोनों का बीच में शेयर हाउस होल्ड होना चाहिए। अब ये शेयर हाउस होल्ड में क्या है, रिस्पोंडेंट के मदर के पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी हो या किसी के नाम पे भी प्रॉपर्टी हो, तो वो किसी से भी क्लेम कर सकती है, पर शर्त ये है कि जिस प्रॉपर्टी वो रिसाइडिंग का यानी कि रहने का अधिकार मांग रही है, यहाँ पर रिसाइड का मतलब रहने का अधिकार मांग रही है, वो कभी इस प्रॉपर्टी में रही हो। जब तक इस प्रॉपर्टी में नहीं रहेगी तब तक नहीं मांग सकती। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई हो। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स। अब प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप ऐसे समझे इसे कि प्रोटेक्शन किस कौन देगा, किससे ऑर्डर प्रोटेक्शन होगी, आपका रिस्पोंडेंट से। ठीक है, किसकी प्रोटेक्शन होगी, आपका एग्रीड पर्सन की, यानी कि एक वुमेन की। ठीक है, द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग एग्री पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ ब्रिंग हियर द ऑन अ प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई का मतलब है यानी कि बन रहा है केस। ठीक है, शुरुआती में यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है एविडेंस को, वो आपका जज के पास जो एविडेंसेस आए हैं उससे वो प्रूफ हो रहा है कि हाँ कुछ हुआ है। सेटिस्फाइड दैट द डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस किसमें, सेक्शन 3 में जो हमने डिस्कस करा था कि कौन कौन से डोमेस्टिक वायलेंस होंगे, मारा पीटा खाया गलत बोला ऐसी चीजें, हैज टेकन प्लेस और इज लाइकली टू टेक पास प्लेस प्रोटेक्शन ऑर्डर्स इन द फेवर ऑफ एग्री पर्सन एंड प्रोहिबिट द रिस्पोंडेंट। अब देखिए सिंपल सी बात लिखी हुई है कि यहाँ पर किसको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपका एग्री पर्सन को प्रोटेक्शन मिलेगी और प्रोहिबिट होगा कि आपका रिस्पोंडेंट को। अब क्या क्या प्रोहिबिट होगा वो हमें इन सब में पढ़ना है कि क्या क्या प्रोहिबिट होगा। तो इसे ऐसे समझिए कि आपका जो ए और बी जो बात कर रहा है, ए और बी ये जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि कमिटिंग एनी एक्ट, कोई भी एक्ट, ठीक है कोई भी एक्ट, ठीक है जैसे आप पास आना दूर जाना, मतलब जो भी है आपका ऐसे एक्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस को करे वो चीज को मना करेंगे। मारा पीटा नहीं करोगे, आप लड़की को उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, आप उसे शादी के लिए जबरदस्ती फोर्स नहीं करोगे, जो भी उसने एलिगेशन लगाए हैं सेक्शन 3 में उन चीजों को स्टॉप करेंगे। ठीक है, जैसे एक हस्बैंड ने, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड पे इल्जाम लगाया कि मुझे मारता है, तो कोर्ट कहेगी सेक्शन 18 में कि आप इसे मारोगे नहीं, तो काइंड ऑफ ऐसे कोई भी आप एक्ट नहीं करोगे और उस एक्ट से रिलेटेड आप किसी से एड नहीं लोगे और किसी से अबेट नहीं होगे। यानी कि ये नहीं कि ये वाइफ थी, ये हस्बैंड था, हस्बैंड अपने दोस्त को कहता है तू पीट दे, मेरे को तो कोर्ट ने मना कर रखा है तू पीट दे, अबेट कर रहा है अपने दोस्त को। ठीक है, तो वो भी चीज नहीं होगी। ठीक है, पैसे दे के कहेगा कि मैं आपको मेरी पत्नी को पीट दे यार, तो वो चीज भी नहीं होगी, आप किसी से एडिंग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या है कि जो हमने सेक्शन 3 में पढ़े थे वो सारे के सारे डोमेस्टिक वायलेंस है। ठीक है, सेक्शन 3 को एक बार ध्यान से पढ़िए, जो जो अभी एलिगेशन लगाए वो सारी। ठीक है, सी बात करता है आपका, सी और डी की बात करें, सी और डी बात करता है एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्री पर्सन, जहां पर एग्री पर्सन जॉब करती है। जैसे मान लो लेट सपोज एक वाइफ एग्री पर्सन है, वो एक कंपनी में जॉब कर रही है, तो वहां पर नहीं आओगे। इफ द पर्सन एग्री इज अ चाइल्ड, और अगर वो चाइल्ड है स्कूल में पढ़ती है, एनी प्लेस फ्रिक्वेंटली जहां वो जाती रहती है, मंदिर जाती है, जैसे मान लो ये बच्ची है ये मंदिर जाती है, वाइफ है जो मंदिर जाती है, कोई भी जगह जाती है, उन जगहों पे जहाँ वो फ्रिक्वेंटली जाती रहती है ज्यादातर। ठीक है, जैसे मान लो ये लेडी है जो वो जिम जाती है, तो यहाँ पर भी रिस्पोंडेंट नहीं आएगा सेक्शन 18 में। ठीक है, अटेम्प्ट नहीं करोगे आप, ठीक है, और कम्युनिकेट नहीं करोगे किसी भी तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ठीक है, या एग्री पर्सन मान लीजिए, रिस्पोंडेंट क्या है, इससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, फोन भी नहीं करेगा, मैसेज भी नहीं करेगा, जानू मुझे तुम्हारी याद आ रही है, ये चीजें भी नहीं करेगा। ठीक है, ई कहता है आपका कि कोई भी आपका प्रोटेक्ट करता है एसेट्स को। यहाँ पर अगर ई से बात करी जाए तो एसेट्स को, किसके एसेट्स को, यानी कि किसके सामान को, सामान किसका, एग्री पर्सन के सामान को प्रोटेक्ट करता है कि आप उसके सामान को नहीं बेच सकते, और जाए अगर वो लॉकर हो, बैंक अकाउंट्स हो, यूज हेल्ड बाय द एंजॉय बाय द बोथ द पार्टीज, चाहे दोनों ने करा हो, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ ने भी कर रखा हो, एग्री पर्सन ने भी कर रखा हो, तो भी नहीं बेच सकते, ज्वाइंटली और एग्री पर्सन। ठीक है, चाहे उसका चाहे इसका इसका हो या दोनों का मिलकर ज्वाइंट हो तो भी नहीं बेच सकते। ठीक है, और मैजिस्ट्रेट उस पर विदाउट द लीव ऑफ द, और अगर कुछ ज्यादा ही जरूरी है हस्बैंड को निकालने हैं, अगर मान लीजिए दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है और हस्बैंड को निकालना है, तो पहले मैजिस्ट्रेट के पास वो एप्लीकेशन लगेगा, देन वो पैसा निकाल सकेगा। ठीक है, अब एफ की बात करी जाए, एफ की बात करी जाए तो कॉजिंग वायलेंस ऑफ द डिपेंडेंट। अब यहाँ पर कह रहा है कि किसी डिपेंडेंट पे भी नहीं, जैसे ये वाइफ थी, ठीक है, एग्री पर्सन थी, अब एग्री पर्सन के ऊपर इसके पेरेंट्स भी है, ठीक है, इसके साथ रहते हैं, इसके बच्चे भी हैं, इसके कुछ भाई बहन भी हैं। ठीक है, रिस्पोंडेंट इनके साथ भी कोई हरकत नहीं करेगा, जो भी हरकतें इनके साथ करेगा वो किसी के साथ नहीं करेगा,
इसके डिपेंडेंट्स पे भी कोई नहीं करेगा, कोई रिलेटिव पे भी नहीं करेगा। किसे हु गिव द एग्री पर्सन रेजिस्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में जिसने बताया। और यहाँ पर जी ये कह रहा है सिंपली कि एनी अदर एक्ट, ठीक है, स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। मान लो इनके अगर इनसे हटकर भी कोई अगर जज मना कर देता है कि आप ये वाला एक्ट भी नहीं करोगे तो वो भी नहीं होगा। सिंपल सा समझिए, ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की तरह काम करता है। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर बोल लीजिए या इंजंक्शन ऑर्डर बोल लीजिए, यानी कि नहीं करोगे ना, मतलब नहीं करोगे। अगर फॉरेन कंट्रीज में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स कहा जाता है कि आप जैसे मान लीजिए कोई एक लड़की को कोई स्टॉक करता था, ठीक है, तो वो उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले आएगी, तो कोर्ट ऑर्डर करती है। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अमेरिका में चलता है, ठीक है, कि आप इसके पास नहीं आओगे, आप इससे कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप इसके 300 मीटर के दायरे में नहीं आओगे, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। यानी कि एक जैसे मान लो एक वाइफ के फेवर में चला गया, ये वाइफ है, वाइफ नहीं बोलते हम यहाँ पर एग्री पर्सन बोलते हैं, क्योंकि एग्री पर्सन में कोई भी आ सकता है, ठीक है, एक वाइफ भी आ सकती है, सन डॉटर भी आ सकती है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा हटके एग्जांपल बताता हूँ। एक डॉटर है, वो अपने फादर के खिलाफ केस करती है कि डोमेस्टिक वायलेंस का, कि मेरे फादर मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, ठीक है, ये बन सकता है, हाँ बन सकता है, ठीक है। तो अब मजिस्ट्रेट ने क्या करा, सेक्शन 18 के अंडर में ऑर्डर पास कर दिया कि आप नहीं आओगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा रिस्पोंडेंट को कि तुम जो डोमेस्टिक वायलेंस करिए तुम नहीं। यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस क्या थी कि एग्री पर्सन को जबरदस्ती शादी करवाना, तो वो चीज़ नहीं करोगे, ठीक है। और अगर ये कहेगी कि मेरे फादर मेरे पास ना आए, या ठीक है, या मैं मंदिर जाती हूँ, मस्जिद जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ जहाँ फ्रिक्वेंटली जाती हूँ, वहाँ पर भी ना आए, तो कोर्ट कहेगी ठीक है नहीं आएगी। और बताओ, आपसे कम्युनिकेट ना करे, वो कहेगी कम्युनिकेट ना करे, तो कोर्ट कहेगी ठीक है कम्युनिकेट भी नहीं करेगा। आपके जॉइंट अकाउंट है, जो सुकन्या हो गया या ऐसा कोई अकाउंट बना रखा है, तो कोर्ट कहेगी रिस्पोंडेंट को कि अगर तू पहली बात तो इसमें से पैसा नहीं निकालेगा, अगर निकालेगा तो हमसे पहले पूछेगा देन पैसा निकालेगा। तो ये सब चीज़ें, और अगर कोई भी एलिगेशन स्पेसिफिक करें और कहा कि मुझे इन चीज़ों से रुकवाया जाए, तो वो चीज़ भी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ को ऐसे समझिए।